बारामती लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काँग्रेस आयच्या अधिकृत उमेदवार सौ सुप्रिया सुळे। इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के बारामती और पुणे इलाकों का जायजा लेंगे। शरद पवार ने 1967 से लेकर करीब 1 डजन से ज्यादा चुनाव यहां बारामती से जीते हैं और अब उनकी बेटी सुप्रिया सुळे यहां से उम्मीदवार हैं। तो चलिए बारामती से जानते हैं कि आखिर क्यों पवार परिवार की जीत बारामती से हरदम सुनिश्चित रहती है। घड्याळाच्या चिन्ह सुमेल बटन दाबून सौ सुप्रिया सुळे यांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करा। आपको बता दूं करीब आधी सदी पहले बारामती की ये जो जमीन है, ये जो मिट्टी है, ये पूरी तरह से बंजर थी। यहाँ बारिश बहुत कम होती है जिस वजह से बहुत किसान भूखे रहते थे यहाँ पे। लेकिन अब आप देखें तो गन्ने की खेती हो चाहे फल की खेती हो, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में खेती है और बहुत अच्छी तरह से हो रही है। जानते हैं कि कितना योगदान शरद पवार का रहा है। ये बहुत बार सुना है कि शरद पवार ने बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे किया है बारामती में, जिसकी वजह से उनका गढ़ बना है। कुछ किसानों से जानते हैं जो यहाँ खेती करते हैं कि आखिर ऐसा क्या शरद पवार जी का योगदान रहा है जिसकी वजह से इतने बड़ी तादाद में किसान उन्हें वोट करते हैं। पवार साहब जब से पॉलिटिक्स में आ गए तब से ये शुगर के अंडर का एरिया बढ़ गया और लोगों का खेती का प्रमाण भी बढ़ गया और लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है उस टाइम से 50 साल से बढ़ने लगा। हरदम ये एक आलोचना रही है, एक क्रिटिसिज्म रहा है शरद पवार जी का कि वो कृषि मंत्री जब देश के बन गए, बारामती का तो बहुत उद्धार हो गया, लेकिन देश के किसानों की उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी लोगों ने सोची थी कि पवार साहब के कृषि मंत्री बनने के बाद होगी। इस पे बारामती क्या सोचता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आज मैं प्राउड करता हूं कि मैं किसान हूं। आप सोचिए 2004 तक कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को कर्जा देना तो छोड़ दो, किसानों को खड़ा भी नहीं करती थी। लेकिन जब से शरद पवार साहब केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा दीजिए। अनार का है, अंगूर का है, सब फल बाग इधर बहुत हो गया। गन्ने का भी खेती बहुत अच्छे तरह से लोग कर रहे हैं। इसके वजह से बहुत से तरुण लोग भी सभी इसमें खेती करने में आ गए। हमारे गांव का जो युवा वर्ग है ग्रेजुएट है, बहुत सारे ग्रेजुएट लोग हैं, उनको नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन कई लोग ऐसे नौकरी छोड़ के आज खेती में काम कर रहे हैं, खुद की खेती में। जहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है उससे भी कम बारिश हमारे इलाके में होती है, लेकिन फिर भी हमारी खेती डेवलप है क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा युवक खेती में आ रहा है। बहुत सारे देश में लोगों से बात करें तो उनकी जो छवि है शरद पवार की, वो है कि वो मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस वजह से गुस्सा है उनके खिलाफ। हमारे देश में एक ट्रेजेडी है कि कोई दूसरा आरोप ना हो तो चलो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, कितनी भी दिन वो चलता है। ये थी किसानों की राय, जो मानते हैं कि एक सुप्रिया सुळे का यहाँ से चुन के आना महज एक औपचारिकता रहे। और दूसरी बात ये कि जब उनसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं शरद पवार पे, बोलते हैं ये निराधार आरोप हैं। अब हम रुख करते हैं सुप्रिया सुळे जो शरद पवार की बेटी हैं और यहाँ से खड़ी हो रही हैं, उनसे बात करते हैं। वो हमें मिलेंगी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर वेल्हे तालुका में। चलिए वहां चलते हैं। देशापर्यंत नक्कीच पोहोचले तर मी काल एकच गोष्ट मागितली, यावर्षी पाऊस चांगला झाला पण गाजली। इलेक्शन यात्रा पे हम भाकिंगर गांव आ चुके हैं। सुप्रिया जी यहाँ पे अभी गांव के वासियों से बात कर रही थी। सुप्रिया, आपकी हर सभा में सबसे पहले एक लड़की स्टूडेंट जो होती है वो आपका स्वागत करती है। दूसरे गांवों में हम देखते हैं कि कोई ना कोई मेल सदस्य ही स्वागत करता है। ये सबसे अलग चीज दिख रही है। ये अलग नहीं, हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की, हम जेंडर इक्वालिटी में काम करते हैं, विश्वास रखते हैं। आदरणीय पवार साहब ने आरक्षण पहली बार इस देश में महिलाओं के लिए लाया
और महाराष्ट्र की परंपरा है कि महिलाओं को हमेशा मान सम्मान दिया जाता है और मेरी कोशिश रही है कि क्षेत्र में जितनी शिक्षा लड़कों को मिले उतनी ही शिक्षा लड़कियों को भी मिले। और मुझे आज बहुत आनंद है कि मेरे क्षेत्र में लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमपीएससी, यूपीएससी जैसे जो उनके ख्वाब थे वो आज सच्चाई हो रही है। ओके सुप्रिया, इस बार अगर देखें, पिछली बार आप यहाँ से चुन के आई थी, इस बार आपको लग रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी, जो एक तरह से बोल रहे हैं कि एक वेव है यूपीए सरकार के खिलाफ, और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? उसकी वजह से कुछ ज्यादा आपको दम लगाना पड़ रहा है इस बार, या आपका गढ़ है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो गड़बड़ ऐसे कोई शब्द में मैं मानती नहीं, विश्वास नहीं रखती। मैं ओवर कॉन्फिडेंस किसी के बारे में, किसी के चीज़ में कभी भी नहीं होती। मेहनत करोगे तो लोगों का विश्वास जीतो और आप चुन के ज़रूर आएंगे। हम इस वक्त बारामती के हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में हैं, जो कि इस तरीके के चुनिंदा ही टेक्सटाइल पार्क इस देश में, और सबसे बड़ी खासियत इस टेक्सटाइल पार्क की ये है कि यहाँ काम करने वालों में 90% से ज्यादा महिलाएं हैं। चलिए उनमें से किन महिलाओं से उनके ओपिनियन जानते हैं, किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस है नेताओं से। नेताओं से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बस हमारे लिए कुछ अच्छा करें, आम लोगों के लिए, इतना ही है। और क्या आम लोगों को फायदा हो नेताओं का। अच्छा, ये आप ये ना हो कि खुद का खुद पैसे खा के बैठ जाए। कांग्रेस वालों से बहुत से लोग उगता गए हैं। अरविंद केजरीवाल मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं और सच्चाई पर मुझे भरोसा है, तो मुझे लगता है कि वो सच्चाई से लड़ रहे हैं, तो सबने उनका साथ देना चाहिए। क्या सोच के वोट डालेंगी? महंगाई कम होने मांगता है, महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। और क्या क्या मुद्दे ध्यान में आते हैं? और नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। रोज भाषण हम लोग सब टीवी पे देखते हैं, जनता उन सबको सोच के वोट डालती है, या उसके जनता के दिमाग में जो रहता है वो सोच के वोट डालती है? भाषण सुन के तो इतना असर नहीं होता। भाषण सुन के चलो ऐसा बोलते हैं कि ये क्या ऐसे भाषण देता है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता, तो पूरे सोच समझ के वोट करना चाहिए। तो ये थी महिलाएं बारामती की, जो कहती हैं सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, मुद्दों के आधार पे वोट देंगी। चलिए इलेक्शन यात्रा में अब हम बारामती की विद्यानगरी की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि युवाओं का क्या कहना है, किस तरह से इस इलेक्शन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन यात्रा पे एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़े हैं हम। अब हम बारामती की विद्यानगरी में आए हैं, जो कि एक तरह से पिछले कई सालों में देखा गया कि बारामती बहुत ऊंचा उठा है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसी सिलसिले में यहाँ के युवा वर्ग से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन इलेक्शंस के बारे में। आप यहाँ से पढ़ चुकी हैं, आप लॉयर बन चुकी हैं। जी हाँ। आपका क्या विचार है, आप किस तरह देखती हैं बारामती के यंगस्टर्स, जो युवा वर्ग है, किस तरह से इन चुनावों को देखता है? बारामती के यंगस्टर्स मतलब युवा वर्ग का जो प्रश्न है वो एजुकेशन के बारे में, मतलब शिक्षा के बारे में है। अगर अच्छी शिक्षा किसी चुनावी क्षेत्र से मिलती है, जो उपलब्धि चुनावी क्षेत्र से जो कोई आदमी करके दे सकता है, वही हमारा लीडर हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है आम आदमी पार्टी के बारे में? नहीं, उस पर उन्होंने अगर दिल्ली में सत्ता थोड़ी और बढ़ाई होती तो हमें अभी तक पता चल जाता कि अभी इनके पास इलेक्शन तक का टाइम था, उन्होंने जल्दी रिजाइन कर दिया। डायनेस्टी एक तरह से राज हो रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में, तो अब जब वो चुन के आता है तो लोगों में से ही चुन के आता है ना, तो इसमें घरानेशाही का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आम आदमी भी खड़ा रहे और उसका काम अच्छा होगा तो लोग उनको चुन के देंगे। ट्विटर, फेसबुक, इन पे प्रचार बहुत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के कितने फॉलोअर्स हैं, राहुल गांधी के कितने फॉलोअर्स हैं, इस पे सबका ध्यान है। आपको लगता है कि चुनावों का एक तरह से एक अंतर आया है, जिस तरह से चुनाव पहले लड़े जाते थे और अब लड़े जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट की और व्हाट्सएप की है। तो इसी माध्यम से अगर यंगस्टर्स को चुनाव की तरफ अट्रैक्ट करना हो तो ये सब माध्यम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। युवाओं का बारामती में एक सीधा सवाल है कि टेक्नोलॉजी जो यूज करेगा, जो युवा वर्ग के साथ रहेगा, वो उनका नेता कहलाए।
इलेक्शन यात्रा में अब हम पुणे आ पहुंचे हैं, जो कि शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और उन्हीं दिनों से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी रही है। पुणे के युवा वर्ग का एक बड़ा तबका इस बार पहली बार मतदान करेगा। आइए ऐसे ही कुछ युवाओं से बात करते हैं। अब हम पुणे की मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पे हैं। यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के विचार समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग इस बार पहली बार वोट करेंगे? काफी, बहुत सारे। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? नेशनल फ्रंट पे अगर मुद्दों को देखें तो करप्शन जो एक मुद्दा है वो, और ट्रांसपोर्टेशन जो लोकल मुद्दा है वो। Same here. The public transport in Pune is pathetic, and it needs to be improved. For years, the politicians have been promising to improve it, but it has not been done. So that is definitely one of the important issues. ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने कहा वैसे, और फिर एनवायरनमेंट इश्यूज, क्योंकि मुला मुठा जो यहाँ की नदी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, और या दैट इज़ अ मेन इशू फॉर मी ऑल्सो। देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत अभी गंभीर है और उसके लिए कुछ करना चाहिए, वो और ट्रांसपोर्टेशन पुणे में, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी तक कुछ किया नहीं गया है उसके बारे में। पहली बार जो वोट करेंगे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है इस बार, तो इसका असर आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव पे? अभी जो 4 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे उसमें काफी वोटिंग परसेंटेज प्रतिशत बढ़ा है, तो मुझे लगता है उसका असर डेफिनेटली पुणे और महाराष्ट्र पे भी होगा। तो जो युवा पीढ़ी है वो अभी बाहर निकलेगी और वोट करेगी जरूर इस बार, क्योंकि बहुत सारे नए विकल्प आ गए हैं। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल को आप सुनते होंगे अक्सर करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? आपके पुणे से सुरेश कलमाडी को टिकट नहीं दिया गया भ्रष्टाचार के वजह से, तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन वो अकेला मुद्दा नहीं हो सकता एज अ वोटर मेरे लिए। उसके साथ बहुत सारे इश्यूज है नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए बाय द पॉलिटिशियन। चलिए, ये थे युवा पीढ़ी के विचार। अब हम रुख करते हैं पुणे की सबसे मशहूर लक्ष्मी रोड बाजार का, जहां पे हम लोगों से पूछेंगे जो जाति समीकरण जो यहाँ पैदा हो रहे हैं उनके बारे में। इलेक्शन यात्रा में हमें ये एक ऐसी दुकान पुणे में दिखी है जो पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे और काफी चीजें यहाँ बिकती हैं। शरद पवार, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब एक ही मंच पे हैं यहाँ पे आपकी दुकान में। हाँ, यही तो खूबी है इस दुकान की। बाहर लड़ते हैं लेकिन यहाँ सब एक साथ है। तो क्या क्या बिक रहा है इस सीजन में, इस पॉलिटिकल सीजन में? हाँ, झंडे है, बैजेस है, टर्बन्स है, पुनेरी पगड़ीज स्पेशली है। इलेक्शन का सबसे नया वाला आइटम, दिस इज रूम फ्रेशनर। आप इसे स्मेल कर सकते हैं। हाँ, इसका अरोमा फील कीजिए। बहुत खुशबूदार आपका ये रूम फ्रेशनर है। दिस इज फ्रेग्रेंस ऑफ इंडियन इलेक्शंस। फ्रेग्रेंस ऑफ इंडियन इलेक्शंस इन चुनावों को महका रहे हैं गिरीश मुरुडकर झंडे वाले पुणे में। हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बाजार में और लोगों का ओपिनियन लेते हैं। पुणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बड़ी खस्ता है, तभी आगे बढ़ते बढ़ते हमने सोचा कि कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात की जाए, उनसे पूछा जाए वो क्या सोचते हैं, किस तरह से आप वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे। अभी फिलहाल जो डॉक्टर विश्वजीत कदम साहब है उनको अभी उम्मीदवार दिए ले, जो उनके पिताजी है पतनो कदम, उनके बेटे हैं, तो हम उनको समझ के वोट देंगे क्योंकि वो एकदम स्वच्छ आदमी है। किन मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे? जिसने हमको सपोर्ट किया, हमारी तकलीफ दूर करे तो हम उनके वोट देंगे ना। अच्छा है कि नहीं? अच्छी बात। तो और आपके जहन में क्या चल रहा है सर, अगर आपसे पूछें कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपका ज्यादा ख्याल रख रही है? पार्टी तो सब आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब वो अपने पोस्ट पे आते हैं तो भूल जाते हैं। क्या लाइन लगाना पड़ता है यार। अच्छा, तो एक कितने ऐसे सीएनजी स्टेशन है यहाँ पे? यहाँ पे अभी एक ही है। हाँ, पुणे शहर में एक ही है,
और इससे आगे दूसरा कौन सा नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार हैं लोगों के यहाँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने आ रहा है कि बड़े नेता तो एक तरफ ठीक हैं, लेकिन जो एक आम आदमी को जरूरत की जो चीजें हैं उसके दाम कम होना, ये बहुत बड़ी जरूरत है, और ये सोच के यहाँ के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स वोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यात्रा जारी रखते हैं। काफी गर्मी है और आप जैसे देख रहे हैं काफी लोग जूस पीने और खाना खाने आए हैं, एक ब्रेक लेके अपने काम से। कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? 17 तारीख को वोट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट बहुत से हमारे रिपीट सरकार आने की वजह से कुछ हो नहीं पाया है। बस वादे ही सुनते आए कि ये होगा वो होगा। जिस शहर में सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े फ्लाईओवर बने हैं, ना मेट्रो आई है ना BRT जो हमारे पुणे को बोला गया था कि बहुत बड़ा वादा था BRT का, वो कुछ पूरा नहीं हुआ है। अभी भी रास्ते का काम बाकी है, बसेस नहीं आई नहीं है। मेरा कहने वाला कि एक बार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी क्या है, ये ऑलरेडी इनका फैमिली जो सपोर्ट है उनके हिसाब से मनी पावर देखा तो वो स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी क्या इनका भी स्ट्रांग है, और केजरीवाल अभी उभरते हुए नेता है, अभी आए हैं मार्केट में, इनके पास कुछ नहीं है अभी। ये कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से करेंगे आने वाला कल में। हमारा मुद्दा एक मसला है, जो प्रॉब्लम हम उनकी तरफ फेस करते हैं कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ हाँ को हाँ लगा दे, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई मदद नहीं होता, बस नाम को ही बोलते कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, भला ही कोई कुछ नहीं करता। आज तक तो वही होता है, अभी कांग्रेस का भी वही होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, अभी भी वही बता रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो एक तरह से झूठे वादों से ऊब चुकी है जनता, जहां एक तरफ बड़े नेताओं को गौर से सुन रही है, लेकिन राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, ऐसे पुणे की जनता का मानना है। बारामती और पुणे की यात्रा इसी तरह यहां खत्म होती है। जो इलेक्शन यात्रा है IBN 7 पे यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद।